नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। बिहार में बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच, बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब से थोड़ी देर पहले राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिलने पहुंचे। किस लिए पहुंचे हैं, क्या वजह है, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन बिहार में जिस तरह से राजनीतिक समीकरण लगातार बनते बिगड़ते दिखाई पड़ रहे हैं, पिछले करीब एक महीने से जो कवायद चल रही है, नीतीश कुमार की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से दूरियां बनी दिखाई पड़ रही हैं, इंडिया गठबंधन से नजदीकी दिखाई पड़ रही है, उसको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। और इन कयासों को तब और मजबूती मिली जबकि नीतीश कुमार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने शपथ ली है। शपथ से पहले भी नीतीश कुमार के गांव हो गए, लेकिन अभी जो खबर आ रही है कि नीतीश कुमार उनसे मिलने पहुंचे हैं। क्या बात हुई, किस वजह से गए हैं, इसको लेकर अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं आई है, लेकिन बड़ी खबर आ रही है कि राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर अचानक राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं तो अपने आप में एक बड़ी खबर है। अब क्या उसकी वजह रही है, उसके पीछे क्या कारण है, इस पर लगातार अपडेट का हम इंतजार कर रहे हैं और अपडेट आते ही आपको सूचित करेंगे। लेकिन बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं पटना में अब से थोड़ी देर पहले। और बड़ी खबर एक ये भी है कि जनता दल यूनाइटेड की जो दूरियां भारतीय जनता पार्टी से बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं, उसमें एक और डेवलपमेंट यह है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी है, उसकी पहली बैठक कल हुई और उस बैठक में जनता दल यूनाइटेड की तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया गया। जो जनता दल यूनाइटेड के सांसद विपक्ष के नेताओं के साथ खड़े दिखाई पड़े, तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी असहमति जताई। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पहले ही सरकार घिरी हुई है। लेकिन इससे बड़ी खबर यह है कि इन तमाम विसंगतियों के बाद, भारतीय जनता पार्टी से बढ़ती दूरियों के बाद, नीतीश कुमार जिस तरह से पटना में राज्यपाल से मिले हैं, वो अपने आप में एक बड़े डेवलपमेंट की ओर इशारा कर रहा है। अमलेंदु जी, इसको किस तरह से देखा जाए जो लगातार नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से उनकी दूरियां बढ़ रही हैं, तब नेताओं से, बीजेपी के नेताओं से मुलाकात नहीं कर रहे हैं, जबकि बीजेपी के साथ ही वो सरकार चला रहे हैं, और अब अचानक राज्यपाल से मुलाकात की खबर आ रही है। इसको किस तरह से देखा जाए? अब हालांकि अभी कुछ जानकारी नहीं आई है कि क्यों मिलने गए हैं, लेकिन कयास तो बहुत सारे लग रहे हैं कि कुछ जो एक बड़ा कदम उठाने की बातें हो रही हैं, क्या वो बड़ा कदम उठा चुके हैं नीतीश कुमार? बिल्कुल समीर जी, जो सूचनाएं सब मिल रही हैं और जिस तरीके की सब खबरें आ रही हैं, उससे बिल्कुल ये लग रहा है कि नीतीश कुमार मन बना चुके हैं और काफ़ी कुछ नीतीश कुमार तय कर चुके हैं जी। और आज नीतीश कुमार का अचानक गवर्नर हाउस जाना, गवर्नर से मिलने के लिए, ये कई संदेह पैदा कर रहा है। अभी हालांकि सूचना नहीं आई है कि वो गवर्नर से क्या मिले हैं, इस्तीफा देने गए हैं और नए मुख्यमंत्री शपथ लेने गए हैं, क्या करने गए हैं, इस तरीके अभी तो कोई खबर नहीं है। लेकिन उनका गवर्नर से मिलने जाना जो है, ये काफ़ी ज़्यादा संदेह पैदा कर रहा है और इसको लेकर बिहार में जबरदस्त तरीके से चर्चाएं शुरू हो गई और दिल्ली तक जो है वो चर्चाएं आ गई हैं और दिल्ली भी काफी ज्यादा बेचैन दिखाई पड़ रही है नीतीश कुमार के गवर्नर से मिलने जाने को लेकर। समीर जी, जी बिल्कुल, दिल्ली तो नीतीश कुमार के हर कदम पर वो किस तरह, क्या राजनीतिक कदम उठा रहे हैं, किस तरह से वो सोच रहे हैं, किस तरह से उनकी मुलाकातें हो रही हैं, उस पर लगातार नजर बनाए हुए है, क्योंकि नीतीश कुमार के कोई भी कदम उठाने का सीधा प्रभाव पड़ने वाला है केंद्र पर, केंद्र सरकार पर, दिल्ली पर। जो दिल्ली की बात कही जा रही है, दिल्ली का मतलब केंद्र सरकार। हालांकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं, उसकी सरगर्मी भी बनी हुई है, लेकिन दिल्ली सरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पल पल की खबरों से वाकिफ है और नजर रखे हुए है, क्योंकि उसके किसी भी राजनीतिक फैसले का सीधा असर दिखाई पड़ने वाला है दिल्ली पर, केंद्र सरकार पर। लेकिन इस बीच में जिस तरह से नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात की है, राज्यपाल से उनकी बातचीत हुई है, उसको लेकर तमाम तरह के कयास लग रहे हैं। संदेह पैदा हो रहा है कि नीतीश कुमार इस्तीफे की तैयारी कर रहे थे। हालांकि कहा यह जा रहा था कि 14 जनवरी के बाद वो कोई इस तरह का कदम उठाएंगे, लेकिन उससे पहले ही उनकी मुलाकात क्यों हुई है, क्या बातें हुई हैं राज्यपाल से, नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, इसको लेकर कई सारे संदेह पैदा हो रहे हैं। अचानक आज मुलाकात करना सुबह सुबह, ये अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है। हमारे साथी अविनाश इस पर नजर रखे हैं। अविनाश के पास जो कुछ भी अपडेट होगा न्यूज रूम से, वो हम तक पहुंचाएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन
बड़ी खबर अभी की यही आ रही है कि नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से पटना में, और ये मुलाकात तब हुई है जब लगातार बनते बिगड़ते राजनीतिक समीकरण देखे जा रहे हैं बिहार में, और बार बार ये खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार एनडीए से कभी भी नाता तोड़ सकते हैं। पटना में बिहार लोक सेवा आयोग के छात्रों का आंदोलन चल रहा है। आंदोलन को लेकर जिस तरह से राजनीतिक समीकरण बन बिगड़ रहे हैं, नीतीश कुमार के प्रति हमदर्दी दिखाई पड़ रही है इंडिया गठबंधन के नेताओं की, नीतीश कुमार की दूरियां बनती जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, एनडीए के साथ, इन सारी चीजों को देखकर यह कहना बड़ा मुश्किल है कि नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात क्यों की है। लेकिन अपने आप में यह बड़ी खबर है इन आशंकाओं के बीच, इन कयासों के बीच कि नीतीश कुमार एनडीए से नाता तोड़ सकते हैं। नीतीश कुमार जब राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिलने गया सुबह। हाँ बिल्कुल समीर जी, और ये खबर आ सकती है किसी भी समय कि नीतीश कुमार जो है वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ दिया है। और आपको याद होगा समीर जी कि जब आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर बनकर पहुंचे तो सबसे पहले वो नीतीश कुमार के साथ नीतीश कुमार के गांव गए और सड़क मार्ग से गए, दोनों साथ साथ गए, और वहां शपथ लेने से पहले ही, और वहां से लौटते ही गवर्नर जो थे वो जाकर फिर लालू प्रसाद यादव से मिले, राबड़ी देवी से मिले और तेजस्वी यादव से मिले। यानी कि वो और आरिफ मोहम्मद खान पुराने जनता दल ही हैं और एक ही मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और आरिफ मोहम्मद खान तीनों ने काम किया है। तो यानी पुराने संबंध तीनों के बीच में है, तो क्या आरिफ मोहम्मद खान भी इसमें बीच में कोई भूमिका निभा रहे हैं, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। और इधर जिस तरीके से जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ उसके बाद जब नीतीश कुमार से पूछा गया कि भाई आप को न्योता दिया है, लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि दरवाजे खुले हैं, तो नीतीश कुमार ने तो सिर्फ हाथ जोड़े और कहा कुछ नहीं मुंह से, लेकिन आरिफ मोहम्मद खान तो उन्होंने आगे बढ़कर पत्रकारों से कहा कि भाई आज ओथ का दिन है, आज कोई राजनीतिक बात मत कीजिए। यानी उस दिन राजनीतिक बात की मनाही थी, आज जब नीतीश कुमार मिलने पहुंचे हैं गवर्नर से तो आज कोई राजनीतिक बात की मनाही नहीं है। इसका मतलब राजनीतिक चीजें बिहार में शुरू हो चुकी हैं और खिचड़ी का पर्व आने वाला है, खिचड़ी पक रही है, उसके इसका मतलब समझा जा सकता है कि कोई बड़ी घटना होने वाली है बिहार में। जी बिल्कुल बड़ी घटना होने वाली है, और यह माना जा रहा है कि क्या जो आरजेडी के नेता लालू यादव ने ऑफर दिया था नीतीश कुमार को कि उनके लिए दरवाजे खुले हैं इंडिया गठबंधन के, तो क्या अब वो ऑफर और नीतीश कुमार पिछले एक महीने से जिस तरह से राजनीतिक गतिविधियों का नीतीश कुमार के भीतर जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है वो देखा जा रहा है, तो क्या अब वो सारी चीजें, वो खबर पक चुकी है। नीतीश कुमार का अचानक राज्यपाल से मिलना बहुत कुछ बता रहा है, और क्यों मुलाकात हुई है, किस वजह से मुलाकात हुई है। हालांकि एक बात यह भी कही जा रही है कि शायद मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, लेकिन अब कुछ महीने बचे हुए हैं, चुनाव होने हैं बिहार में आने वाले दिनों में, ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार की बातें कहां तक सही है कहां तक नहीं। खैर जो भी अपडेट होगा हम बताएंगे, जो बातचीत क्या हुई है नीतीश कुमार की और आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल के बीच, इसको लेकर अभी कोई विवरण नहीं आया है, कोई ब्यौरा नहीं आया है कि किस मुद्दे पर बातचीत हुई है। लेकिन नीतीश कुमार की राज्यपाल से अचानक मुलाकात बहुत कुछ कह रही है। यह आप देख सकते हैं विजुअल्स, नीतीश कुमार अपने सहयोगियों के साथ, काफिले के साथ जा रहे हैं राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिलने गवर्नर हाउस में, और सुबह सुबह की यह घटना है आज। और पिछले कई दिनों से, लगभग एक महीने से लगातार राजनीतिक घटनाक्रम बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं। यह घटनाक्रम तब से शुरुआत हुई है जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यह संकेत देना शुरू कर दिया कि बिहार में जो आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का फेस नहीं होंगे। अगर लड़ा भी गया चुनाव, उनके फेस पर घोषित नहीं किया जाएगा, और चुनाव के बाद गारंटी नहीं है कि सरकार बनने पर भी, एनडीए की सरकार बनने पर भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। उसके बाद से ही नीतीश कुमार तमाम तरह के ऐसे संकेत दे रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, जिससे यह साफ साबित हो रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए से अलग होने की तैयारी कर रहे हैं। और पिछले दिनों जिस तरह से उन्होंने दिल्ली में बीजेपी के नेताओं से बिना मुलाकात किए वो वापस पटना लौट आए 2 दिन रहने के बावजूद, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं से उन्होंने मुलाकात की, उसको देखते हुए ये बात और स्पष्ट हो जा रही है कि नीतीश कुमार वास्तव में बीजेपी से दूरी बना ही नहीं चुके हैं, बल्कि एनडीए छोड़ने और इंडिया गठबंधन में शामिल होने का फैसला कर चुके हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, फैसला कर चुके हैं, और जिस तरीके से मिलने, और आपको याद होगा समीर जी जब उन्होंने पहले इंडिया गठबंधन छोड़ा था उस समय भी ये हुआ था कि एक दिन वो गवर्नर से अचानक मिलने चले गए थे और फिर लौट के आ गए, और फिर बताया गया कि साहब वो गवर्नर से मिलने जो थे वो गए थे मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा करने के लिए, और मालूम पड़ा कि वो अगले फिर जो दोबारा गए तो जाकर अपना इस्तीफा दिया है और नई सरकार बनाने का दावा पेश करा है। और इस पर राहुल गांधी ने तंज भी कसा था कि वो गवर्नर भी हैरान रह गया कि दोबारा ये लौट के चले आए 15 मिनट में, तो क्या ये मफलर भूल गए थे।
तो ये जो है मफलर, तो नीतीश कुमार मफलर ऐसे ही नहीं भूलते हैं, हालांकि अभी उनके गले में मफलर था ऐसा बताया जा रहा है, तो मफलर अब वो भूल ना जाए, तो इसका मतलब ये समझा जा सकता है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है बिहार में। और नीतीश कुमार का अचानक जो है पहुंचना राजभवन और राज्यपाल से मुलाकात करना, किसी भी मुख्यमंत्री का समीर जी राज्यपाल से मुलाकात करना कई संदेहों को जन्म दे देता है। जब वो भी बिना प्रायर अपॉइंटमेंट के, प्रायर अपॉइंटमेंट के, या कोई बड़ी घटना हो रही हो, कानून व्यवस्था की ऐसी स्थिति खराब हो रही हो, विदेश से आए हैं मुख्यमंत्री लौटकर, तो देना हो, जानकारी देना हो, ऐसी बातों को अगर छोड़ दिया जाए तो राज्यपाल से मिलना इसलिए वो होता नहीं है। और ठीक है, अगर आपको करना भी है मंत्रिमंडल का विस्तार करने की अगर बातें जैसे कही जा रही हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं है, पहली तो बात यह है। करनी भी होती तो उसमें गवर्नर से कोई राय मशवरा नहीं करना होता है। मंत्रिमंडल का अगर विस्तार की बात होती तो जेपी नड्डा से मिलते, अमित शाह का दौरा रद्द हो गया तो अमित शाह का दौरा रद्द नहीं हुआ होता, नीतीश कुमार से मुलाकात होती, उसमें बात होती मंत्रिमंडल के विस्तार की, वो बात नहीं हुई। तो नीतीश कुमार जो आज गवर्नर से मिलने पहुंचे हैं, कोई बड़ा घटनाक्रम जो है वो बिहार में होने वाला है। बिल्कुल बड़ा घटनाक्रम होने वाला है, चूंकि घटनाक्रम की संभावना बहुत पहले से दिखाई पड़ रही है। लगातार ये बातें सामने आ रही हैं कि जिस तरह से समीकरण बन बिगड़ रहे हैं, राजनीतिक समीकरण, राजनीतिक नेताओं के बयान आ रहे हैं अलग अलग पार्टियों के, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नीतीश कुमार की दूरी दिखाई पड़ रही है, तो इसी की संभावना दिखाई पड़ रही थी कि नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होने का, एनडीए से अलग होने का फैसला कर चुके हैं। लेकिन अब अचानक मुलाकात करना राज्यपाल से, ये बहुत कुछ कह रहा है। अविनाश कुछ जानकारी लेकर आए हैं, और अविनाश ही ये लगातार इस बात को बता रहे हैं कि 14 जनवरी के बाद नीतीश कुमार बड़ा फैसला करने वाले हैं। तो अविनाश, क्या नीतीश कुमार ये बताने गए थे कि हम 14 जनवरी को बड़ा फैसला करने वाले हैं, या कोई और कारण हो सकता है अचानक राज्यपाल से मिलने का, मुख्यमंत्री का, क्या इसकी वजह हो सकती है? हाँ, नीतीश कुमार अचानक आज सुबह पहुंचे हैं और करीब 15 मिनट तक राज्यपाल के साथ उनकी मुलाकात चली है। अब कई बातें तो कई जा रही हैं कि नीतीश कुमार क्या इस्तीफा देने के लिए जा रहे थे, या कोई दूसरी चीज़ है कि कुछ कह रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार की बात चल रही है, राज्यपाल से समय मांगा गया है कि भाई वो किस समय फ्री हैं। तो क्योंकि अभी उन्होंने नए शपथ लिए, तो संभवतः वो कहीं बाहर भी जा सकते हैं, क्योंकि अभी वो कुछ समय पहले तक केरल के राज्यपाल थे। तो इस चक्कर में, क्योंकि जब वो आए थे, शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ था, उससे पहले भी नीतीश कुमार उनसे मिलने के लिए जा चुके हैं। तो लेकिन सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि एक दिन पहले ही वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बैठक होती है, और वन नेशन वन इलेक्शन की जो समिति बनी है उसमें जेडीयू की तरफ से संजय झा मेंबर है। और अब तक यह माना जा रहा था कि संजय झा बीजेपी के करीब है, लेकिन जिस तरीके से पिछले करीब 20-25 दिन के अंदर अंदर जो घटनाक्रम चल रहा है, उसके बाद ये लग रहा है कि भले ही नीतीश कुमार इस समय जो कुछ बोल रहे हो, क्योंकि जो उनके बयान हमेशा एक अलग दिशा में जाते हैं और नीतीश कुमार काम दूसरी दिशा में करते हुए दिखाई देते हैं। तो अब तक ये लग रहा था कि संजय झा बीजेपी के साथ में जो एक कड़ी है नीतीश कुमार की, उसको जोड़े रखते हैं। लेकिन जिस तरीके से संजय झा ने वन नेशन वन इलेक्शन की मीटिंग में सवाल उठाए हैं सरकार पर, उससे साफ हो गया है कि भाई जो कड़ी थी वो कड़ी टूट चुकी है एक तरीके से देखा जाए तो अब क्योंकि एक तो संजय झा अपना दौरा बीच में रद्द कर लौट कर आए थे भारत में अमेरिका से, तो जाहिर सी बात है कि जो दूरियां बढ़ रही हैं, जिसको लगातार बोला जा रहा है कि 14 तारीख से और 18 तारीख के बीच में कुछ बड़ा होने की जो संकेत मिल रहे हैं, उसका एक उदाहरण हम आज देख रहे हैं कि नीतीश कुमार आज राजभवन भी गए हैं। अब इसके पीछे जो भी कुछ है वो जल्दी निकलकर सामने आ जाएगा। और जब संजय झा से ही सवाल किया गया कि भाई आज नीतीश कुमार राजभवन गए हैं, तो इसके पीछे रीजन क्या है, तो सवाल उठ रहे हैं कि आप 14 तारीख के बाद निकलने वाले हैं, तो वो उन्होंने बोला हाँ निकलने वाले हैं। फिर उनको लगा कि शायद हम कुछ गलत बोल गए, फिर बोला नहीं हम लोग ये यात्रा पर निकलने वाले हैं, 15 तारीख से हम यात्रा शुरू कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो चल रहा है, इसीलिए जो जेडीयू के नेता इस समय प्रेस से बचने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो अब बिल्कुल अविनाश, अभी जब यात्रा की आपने बात की तो मुझे याद आया कि यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद उससे दूरी बना रहे हैं नीतीश कुमार की यात्रा से। हाँ, कुछ जो मंत्री हैं वो पहुंच भी रहे हैं, लेकिन वो काफी दबाव में पहुंच रहे हैं। और उसके बाद जिनको बुलाया जा रहा है, जैसे हाजीपुर की घटना आपको बताएं, हाजीपुर में बुलाए गए थे, तीनों सांसद बुलाए गए थे एनडीए गठबंधन के, क्योंकि तीनों जो वहां के हाजीपुर के जो रीजन है उसके आसपास में जो 3 सीटें लोकसभा की आती हैं, तीनों ही सीटें एनडीए के पास में। लेकिन एनडीए का एक भी सांसद नीतीश कुमार के बुलाने पर नहीं पहुंचा, क्योंकि वो तीनों में से जेडीयू का एक भी सांसद नहीं था, बीजेपी और एलजेपी के सांसद थे वहां। और जाहिर सी बात है कि एलजेपी के ऊपर जिस तरीके से ईडी का प्रेशर बना हुआ है, तो आज की तारीख में एलजेपी एक झटके में बीजेपी से संबंध नहीं तोड़ेगी, उसे वो तभी तक बीजेपी के साथ से नहीं छोड़ेगी जब तक उसको लगेगा कि भाई केंद्र की सरकार उसके हटने से चली जाएगी।
तो लेकिन नीतीश कुमार के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उनकी सीएम पद बना हुआ है, और सीएम पद को लेके अमित शाह तो साफ बोल चुके हैं कि भाई इसका फैसला तो बीजेपी का संसदीय बोर्ड करेगा, बिहार में इसका फैसला होने वाला नहीं है। तो इसीलिए नीतीश कुमार सिर्फ अपने सीएम की कुर्सी बचाने पर लगे हुए हैं, और यह कहा जा रहा है कि उनका जो आरजेडी से लालू यादव से जो बातचीत चल रही है उसमें सिर्फ एक शर्त पर पेच फंसा हुआ है कि आरजेडी की तरफ से यह कहना है कि भाई आप आइए, अभी 1 साल काम कीजिएगा, लेकिन जो 2025 का चुनाव होगा वो तेजस्वी के नेतृत्व में होगा। सिर्फ इसी एक चीज पर पेच फंसा हुआ है। नीतीश का कहना यह है कि नहीं, जो चुनाव होना है वो हमारे नेतृत्व में होना है, और जेडीयू की तरफ से तो लगातार जो बैनर पोस्टर आप देख रहे हैं लगा हुआ है कि 2025 से 2030 एक बार फिर नीतीश। तो इसी पर एक मुद्दा एक फंसा हुआ है, पेच फंसा हुआ है, और संभवतः जो 18 तारीख को लालू यादव ने बैठक बुलाई है वो इसीलिए बुलाई गई है कि भाई कि क्या नीतीश के नेतृत्व में हम लोगों को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और अगर इस पर मोहर लग जाती है तो आप मान के चलिएगा कि 18 तारीख को बिहार में शायद सरकार भी बदल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश, आप लगातार इस पर नजर रखे हुए हैं और जैसे ही बातचीत का ब्यौरा मिलता है आप जरूर बताइएगा। तो अभी जो बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है बिहार के राज्यपाल से आरिफ मोहम्मद खान से। आरिफ मोहम्मद खान से उनकी 15 मिनट तक मुलाकात हुई। किस मुद्दे पर चर्चा हुई इसका ब्यौरा अभी नहीं आया है, इस पर अभी जानकारी नहीं आई है, लेकिन बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार आज अचानक बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान से मिलने पहुंचे। और यह महत्वपूर्ण इस मायने में यह मुलाकात है क्योंकि पिछले करीब 1 महीने से जिस तरह से नीतीश कुमार राजनीतिक अपने बदलाव के संकेत दे रहे हैं, उससे यह लग रहा है, उस अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात इसको कहा जा सकता है। क्या बातें हुई, किस लिए मिलने गए थे, जब यह जानकारी मिलेगी तो आएगी, लेकिन यह भी है कि इसके मायने बहुत निकाले जा रहे हैं। और अभी जो हमारे साथी अविनाश कह रहे थे कि लगातार ये बातें चल रही हैं कि 18 तारीख को यानी 18 जनवरी को लालू यादव ने जो अपने नेताओं की बैठक बुलाई है, उसके बाद बिहार में बड़े राजनीतिक परिवर्तन की खबर मिल सकती है। संकेत तो लगातार मिल ही रहे हैं और 14 जनवरी नीतीश कुमार के लिए भी एक डेडलाइन जैसी है। उसके पहले वो कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन 14 जनवरी के बाद ही वो कोई फैसला लेंगे। शायद ये अपना मन बना चुके हैं। और उससे पहले की ये जो घटना है कि आज अचानक वो नीतीश कुमार मिलने पहुंचे राज्यपाल से, उसको इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। तो यह मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि बिहार में अगर कोई राजनीतिक परिवर्तन होता है, नीतीश कुमार गठबंधन बदलते हैं, एनडीए छोड़कर अगर वो इंडिया गठबंधन में जाते हैं, तो सीधे तौर पर इसका असर केंद्र की सरकार पर पड़ने वाला है, केंद्र की एनडीए सरकार पर पड़ने वाला है। और जिस तरह से नीतीश कुमार के सांसद और जेपीसी में जो वन नेशन वन इलेक्शन पर जो संयुक्त संसदीय समिति है, उस पर जिस तरह से एनडीए का विरोध कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं, उसको देखते हुए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरह से जनता दल यूनाइटेड की यानी नीतीश कुमार की पार्टी की दूरी भारतीय जनता पार्टी से बढ़ गई है, साफ दिखाई पड़ रही है। अमलेंदु जी। बिल्कुल समीर जी, साफ बढ़ गई है। और जिस तरीके की आशंकाएं जताई जा रही थी कि साहब अगर नीतीश कुमार पलटी मारेंगे तो बीजेपी उनके सांसद तोड़ लेगी, संजय झा के जरिए और ललन सिंह के जरिए ये काम किया जा रहा है, उन पर भी एक तरीके से पूर्ण विराम लग गया है। चूंकि वन नेशन वन इलेक्शन पर जो बैठक हुई, जेपीसी की बैठक हुई, और उसमें जनता दल यू की तरफ से ही सबसे पहले जो थे इस वन नेशन वन इलेक्शन पर सवाल उठाए गए और ये कहा गया कि ये जो संघात्मक ढांचा है संविधान का, उसके खिलाफ है। और ये सवाल उठाया गया कि भाई ये बताइए कि बीच में अगर कोई सरकार गिर जाती है किसी राज्य की, तब फिर ये वन नेशन वन इलेक्शन का क्या होगा। तो ये बहुत सारे सवाल जनता दल यू की तरफ से ही उठाए गए और इस पर आपत्ति जताई गई। और 18,000 पन्नों की रिपोर्ट जो थी वन नेशन वन इलेक्शन की दी गई। अब जाहिर सी बात है कि 18,000 पन्नों की रिपोर्ट वन नेशन वन इलेक्शन की पढ़ने के लिए लोगों को समय भी चाहिए, तो अब ये लंबा समय लगेगा। लेकिन जनता समय तो चाहिए अमलेंदु जी। कल जो देखा गया कि उसमें जिस सूटकेस में भरकर रखा गया था वो सांसद उठा नहीं पा रहे थे, वो इतना बड़ा, पहले तो समझ में नहीं आया कि ये लोग क्या लेकर जा रहे हैं, कोई गिफ्ट मिला है इनको या क्या मिला है। बाद में पता चला कि ये तो 18 पन्नों की वो रिपोर्ट है और 18,000 पन्नों की, माफ कीजिएगा जी। बिल्कुल समीर जी, 18,000 पन्नों का मतलब आप समझ लीजिए कि जो 500 पेज का एक जो रिम आता है A4 साइज का, वो लगभग 2.5 किलो का होता है। तो अब 500 पन्ने का अगर 2.5 किलो का है तो 1,000 पन्ने हो गए 5 किलो के। तो 18 मतलब ये जाकर कितना बैठेगा ये,
इसको देखिए तो जाहिर बात है एक व्यक्ति से उठने का नहीं है। तो इतनी बड़ी रिपोर्ट पढ़ने के लिए लोगों को समय भी चाहिए, लेकिन उस रिपोर्ट पर सबसे पहला सवाल जो है वो जनता यू की तरफ से आया है और जेपीसी में ये भेजा गया समीर जी जिस समय, इससे पहले जेडीयू जो था वही वक्फ बिल को भिजवा चुका है जेपीसी में। तो यानी अब देखा जाए तो खुलकर नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब अब यही है बिल्कुल कि आज उनका गवर्नर से मिलना और उससे पहले कल जेपीसी की बैठक में जेडीयू की तरफ से आपत्तियां उठाया जाना, ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि 14 जनवरी आते आते बिहार में कोई बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है और इस खेल को रोक पाना अब नरेंद्र मोदी या अमित शाह के बस में नहीं है। जिस तरीके से कल मीडिया के जरिए खबरें फैलाने की कोशिश की गई कि साहब वो शरद पवार टूट रहे हैं और शरद पवार अजीत पवार की पार्टी में जा रहे हैं, वो सब इसका मतलब समीर जी अब समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी को एहसास है कि नीतीश कुमार कोई खेल करने जा रहे हैं। तो उसने ये डैमेज कंट्रोल करने की, नैरेटिव का डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की ताकि नीतीश कुमार किसी दबाव में आ जाए। लेकिन ये उल्टा असर जो है नीतीश कुमार के ऊपर हुआ है बीजेपी के इस डैमेज कंट्रोल का। नीतीश कुमार ने आज गवर्नर से मिलकर बीजेपी को साफ संकेत दे दिया है कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, और इसके संकेत लगातार मिल रहे हैं किस तरह से तमाम मुद्दों पर जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी एनडीए से असहमति जता रही है, भारतीय जनता पार्टी से असहमति जता रही है। उसकी वजह से दूसरी पार्टियां भी जो एनडीए की हैं वो उसके खिलाफ है, इसलिए कई फैसले बदलने पड़े। लेकिन पिछले कुछ दिनों के करीब महीने भर के जो घटनाक्रम हम देख सकते हैं उससे यह साफ दिखाई पड़ रहा है कि जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। और इसको सबसे ज्यादा जो एक इसमें ट्रिगर पॉइंट इसको देखा जाए तो गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान है जो उन्होंने राज्यसभा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कहा। उसके बाद से एनडीए के घटक दलों में जबरदस्त नाराजगी है और गृह मंत्री के जो एक बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के यहां जो बैठक बुलाई गई 25 दिसंबर को, उसमें भी नहीं पहुंचे नीतीश कुमार, उसमें कई और नेता भी नहीं पहुंचे। उसमें यह दबाव डाला गया, उस गृह मंत्री अमित शाह खुद मौजूद थे, दबाव डाला गया कि एनडीए के घटक दल इस मुद्दे पर बीजेपी का समर्थन करें, अमित शाह का समर्थन करें। लेकिन उस मुद्दे पर किसी भी घटक दल का समर्थन नहीं हासिल हो पाया बीजेपी को। और अब जब नीतीश कुमार ये खबरें मिल रही हैं कि वो एनडीए से अलग हो सकते हैं, तब कई घटक दलों के इस नीतीश कुमार को फॉलो करने की संभावना बढ़ गई है, लगातार दिख रही है। खुद बिहार में ही जो एलजेपी है, लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, वो भी एनडीए से अलग होने का रास्ता तलाश रही है और उधर तेलुगु देशम पार्टी भी। तो लगातार ये जो खबरें चल रही थी, आज उसको एक बड़ा एक कह लीजिए कि एक उसका समर्थन दिखाई पड़ रहा है, यानी एविडेंस मिल रहा है कि नीतीश कुमार अचानक राज्यपाल से मिलने पहुंच रहे हैं। और लगातार ये जो क्रोनोलॉजी की बात हो रही है कि नीतीश कुमार जब पाला बदलते हैं तो यही सारे समीकरण दिखाई पड़ते हैं, वही समीकरण दोहराते हुए दिखाई पड़ रहे हैं इस बार भी, अब भी। और 14 जनवरी की जो डेडलाइन है बहुत मायने रखती है। क्या होने वाला है? बहुत कुछ होने वाला है। और जो कुछ भी होने वाला है, यानी नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो सकते हैं, एनडीए से अलग हो सकते हैं, पुख्ता प्रमाण इसके इस बात से अब मिल रहे हैं कि अचानक नीतीश कुमार पहुंचते हैं राज्यपाल से मिलने गवर्नर हाउस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये जो है वो गवर्नर हाउस जो मिलने पहुंचे हैं, ये बहुत बड़ा संकेत दे रहा है। और ये साफ तौर पे समझा जा सकता है कि ये संकेत जिस तरीके के नीतीश कुमार की तरफ से मिल रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी ज़्यादा बेचैनी दिखाई पड़ रही है। और नीतीश कुमार ने एक तरीके से देखा जाए खुलकर बगावती तेवर जो अपना लिए हैं। और दिल्ली में कल जिस तरीके से जेपीसी में जेडीयू ने सवाल उठाए और आज नीतीश कुमार गवर्नर से बिना किसी कार्यक्रम के अचानक मिलने पहुँच गए, ये साफ संकेत है इस बात के कि नीतीश कुमार कुछ बहुत बड़ा करने बिहार में जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उससे घबराई हुई है। समीर जी, इसका मतलब कि जो बीजेपी के सूत्र जेडीयू में हैं और नीतीश के नज़दीकी हैं, उनको ये खबर पहले से थी कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। इसीलिए अमित शाह का दौरा जो था वो रद्द कराया गया, चूंकि अगर अमित शाह होते, और ये संभावना थी जताई जा रही है कि नीतीश कुमार प्रेस के सामने अमित शाह से कहते कि आपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो अपमान किया है उसके लिए माफ़ी मांगिए और इस्तीफा दीजिए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने, अमित शाह के सामने स्थिति बहुत ज़्यादा चिंताजनक हो जाती और काफ़ी ज़्यादा उनको बेइज्जती का सामना करना पड़ता। इसीलिए नीतीश कुमार की इस सूचना की वजह से जो मिली है भारतीय जनता पार्टी को, अमित शाह का दौरा रद्द कराया गया। लेकिन नीतीश कुमार जो अपने पत्ते फेंक रहे हैं, उससे साफ समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने जा रहे हैं।
और नीतीश कुमार बड़ा करने जा रहे हैं। आज उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की और अमलेंदु जी, पिछले महीने भर से जो ये घटनाक्रम चल रहा है, एक भी बार नीतीश कुमार ने इस तरह से स्पष्ट नहीं किया कि वो एनडीए नहीं छोड़ेंगे या इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। कोई खंडन नहीं किया। हालांकि ये बात तो जरूर करते रहे कि अब कहीं नहीं जाएंगे और गलती हो गई, लेकिन जो उनको ऑफर मिल रहा है खासकर आरजेडी नेता लालू प्रसाद की तरफ से, और बिहार में जाहिर सी बात है कि इंडिया गठबंधन का मुख्य चेहरा वही है, उनकी तरफ से खुला ऑफर मिला है नीतीश कुमार को, उसके बारे में भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि वो नहीं जाने वाले हैं या इस ऑफर को ठुकरा रहे हैं। तो बहुत कुछ होने की संभावना दिख रही है और इन संभावनाओं को आज मजबूती मिल रही है जब नीतीश कुमार मिलने पहुंच रहे हैं राज्यपाल से गवर्नर हाउस में आरिफ मोहम्मद खान से। कुछ दिन पहले ही आरिफ मोहम्मद खान ने शपथ ली है केरल से, यहां केरल के राज्यपाल थे और अब बिहार के राज्यपाल बनाए गए हैं। राज्यपाल के पद की शपथ लेने से पहले भी नीतीश कुमार के साथ उनके गांव गए और तभी से ये बातें हो रही थी, लगातार कयास लग रहे थे कि ये पुराने जनता दल के नेता हैं, चाहे आरिफ मोहम्मद खान हो, लालू प्रसाद यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो, इन सब लोगों ने एक साथ काम किया है और इन सब के मेल मुलाकात के मायने उन राजनीतिक गतिविधियों को और ज्यादा प्रोवोक कर रहे हैं जो नीतीश कुमार इस समय चल रहे हैं। तो और चूंकि आरिफ मोहम्मद खान ने नीतीश कुमार के गांव तो गए ही, उसके बाद जिस तरह से वो लालू प्रसाद यादव से मिले, उनके परिवार वालों से मिले, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से मिले, तो ये बातें स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ रही थी कि गवर्नर भी एक तरह से, यानी राज्यपाल भी एक तरह से ये इस जो नीतीश कुमार के गठबंधन के बदलने के कयास है, उसको लेकर वो भी कहीं न कहीं उसमें उनकी भी स्वीकृति है, उनकी भी हामी है। हालांकि ये कयास है, इस तरह के मेल मुलाकातों की वजह और भी हो सकती है। पुराने साथी हैं, नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं लालू प्रसाद यादव, तो उनसे मिलने जाना शपथ से पहले ये कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है, लेकिन ये कयास लग रहे हैं। और अब जिस तरह से राज्यपाल से मिलने नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं, उससे ये साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार जो एक महीने से जिस तरह के समीकरण या जो रणनीति बना रहे थे, जिस तरफ वो बढ़ रहे थे, उस दिशा में पूरी तरह वो बढ़ चुके हैं। अब केवल घोषणा बाकी है। आज जब मिले हैं राज्यपाल से तो ये माना गया पहले कि शायद इस्तीफा देने ही जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई बात निकल कर नहीं आई है कि किस वजह से गए हैं। और इससे ठीक एक दिन पहले जब जेपीसी की बैठक नई दिल्ली में हो रही है, वहां जेडीयू के सांसद एनडीए के विरोध में दिखाई पड़ रहे हैं। एनडीए के विरोध में जेडीयू का रुख पहले भी रहा है, जब से ये नई सरकार बनी है। अल्पमत वाली एनडीए की सरकार, बीजेपी अल्पमत में है, उसमें तभी से जेडीयू का रुख जो है वो एनडीए के तमाम फैसलों के विरोध में रहा है और इसी वजह से कई फैसलों को जेपीसी को देना पड़ा या वापस लेना पड़ा है एनडीए सरकार को। लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जब नीतीश कुमार मिलने पहुंचे हैं राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से। और इसके साथ एक और महत्वपूर्ण सूचना है समीर जी। वो महत्वपूर्ण सूचना ये है कि जनता दल यू के प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, कल ही जनता दल यू ने घोषणा की थी कि आज सुबह 9:30 बजे नीरज कुमार एक फेसबुक और सोशल मीडिया लाइव करेंगे, पत्रकारों से बातचीत करेंगे और जो स्वयंभू ज्ञानी होने का दावा करते हैं उनकी पोल खोलेंगे। यानी ये उनका इशारा तेजस्वी यादव की तरफ था। नीतीश कुमार गवर्नर से मिलने जाने का कार्यक्रम अचानक बनता है और नीरज कुमार की वो प्रेस वार्ता और फेसबुक लाइव स्थगित कर दिया जाता है, वो कैंसिल हो जाता है। वो स्वयंभू ज्ञानियों की पोल नहीं खोलेंगे। अब ये क्या इशारा है समीर जी? अब ये तो जिनको इसको कुछ लगता है कि नहीं है वो लोग बताएं इसका क्या इशारा है। ये कि नीतीश कुमार का अचानक कार्यक्रम बनता है गवर्नर से मिलने का और नीरज कुमार की जो 9:30 बजे प्रस्तावित थी फेसबुक लाइव और प्रेस वार्ता वो स्थगित हो जाती है। ये क्या संकेत है समीर जी? बिल्कुल ये क्या संकेत है। और देखा जाए क्रोनोलॉजी की, एक तरफ जनता दल यूनाइटेड विरोध कर रहा है वन नेशन वन इलेक्शन का और दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता और आरजेडी नेताओं के खिलाफ, उन्होंने स्पष्ट नहीं किया लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उनके खिलाफ एक फेसबुक लाइव कर रहे हैं। इधर नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने जाते हैं और उनका फेसबुक लाइव का कार्यक्रम स्थगित हो जाता है, निरस्त हो जाता है। बहुत कुछ ये कह रहा है और जो बड़े संकेत अभी तक मिल रहे थे उनको बहुत मजबूती मिली है आज इस बात से कि नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से। बड़े संकेत ये मिल रहे थे अभी तक के जो राजनीतिक घटनाक्रम थे कि नीतीश कुमार
एनडीए से नाता तोड़ सकते हैं और इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। हम उन पिछले कुछ दिनों पहले के उन ट्वीट्स को दिखाएंगे आपको कांग्रेस पार्टी के नेताओं के, जिसमें उन्होंने बीपीएससी के छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ, उनके ऊपर पानी की बौछारें की गई, आंदोलन स्थल से उनको हटाने की कोशिश की गई। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं के जो ट्वीट रहे, उस घटना की निंदा तो हो रही है, लेकिन उसमें नीतीश कुमार का नाम नहीं है, एनडीए सरकार का नाम है और भारतीय जनता पार्टी का नाम है। मल्लिकार्जुन खड़गे के ट्वीट को खासतौर पर हम दिखाएंगे। और दूसरी बात यह भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि एक राज्य के मुद्दे पर राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पर ट्वीट कर रहे हो, तो ये सारी चीजें ये दिखा रही हैं अमलेंदु जी, ये पूरी की पूरी जो क्रोनोलॉजी है ये स्पष्ट कर रही है कि नीतीश कुमार पिछले 1 महीने से जिस तैयारी में लगे हुए थे वो तैयारी पूरी हो चुकी है, उसका जो निहितार्थ है वो पूरा हो चुका है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे का ये पुराना ट्वीट है जिसको हम आपको दिखा रहे हैं, जब बीपीएससी के छात्रों पर पानी की बौछारें की गई, उन पर लाठीचार्ज किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे लिख रहे हैं कि बीपीएससी अभ्यर्थियों पर बिहार की एनडीए सरकार द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज व अमानवीय अत्याचार पेपर लीक और धांधली को छिपाने के लिए किया गया है। युवाओं पर तानाशाही का डंडा चलाकर उनके मनोबल को तोड़ने का प्रयास बेहद शर्मनाक व निंदनीय है। भाजपा वालों ने पूरे देश में पेपर लीक माफिया का जाल बिछा रखा है, जिससे युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। पिछले 7 सालों में 70 से अधिक पेपर लीक हुए हैं। बीपीएससी परीक्षा में 3,28,000 युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। जब धांधली पकड़ी जाती है तो भाजपा निर्लज्जता से इनकार करती है या युवाओं पर लाठियां बरसाकर उनका मुंह बंद करवाना चाहती है। ये इतना लंबा चौड़ा ट्वीट किया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमलेंदु जी, इसमें एक भी बार नीतीश कुमार का नाम नहीं है। एनडीए सरकार और भारतीय जनता पार्टी, बार बार भारतीय जनता पार्टी का जिक्र हो रहा है, चाहे लाठियां बरसाने के मुद्दे पर और चाहे पेपर लीक के मुद्दे पर। तो इस तरह के संकेत पहले से ही मिल रहे थे कि नीतीश कुमार की बातचीत इंडिया गठबंधन से पक्की हो चुकी है और एनडीए कब वो छोड़ देंगे ये समय की ही बात है। बिल्कुल समीर जी, ये साफ साफ संकेत मिल रहे हैं कि ये बातचीत हो चुकी है और वो छोड़े जाने की तैयारी हो रही है। और इधर दिल्ली में जो चल रहा है समीर जी, और जो पटना में चल रहा है, दोनों तरफ जेडीयू में और बीजेपी में जो कुछ चल रहा है वो काफ़ी कुछ इशारा कर रहा है। केसी त्यागी जो जनता दल यू के बड़े नेता हैं और पहले मुख्य प्रवक्ता थे, वो दिल्ली में, हालांकि उन्होंने मुख्य प्रवक्ता पद छोड़ दिया है, उन्होंने जो एक बयान दिया है समीर जी, उसका सीधा सीधा अर्थ ये लगाया जा रहा है कि उनकी कांग्रेस के साथ नज़दीकियां बढ़ रही हैं और वो इंडिया गठबंधन में शामिल होने की तैयारी हो रही है। उनका कहना ये है कि जो अरविंद केजरीवाल है, मतलब उनका ये कहना है कि वो कांग्रेस, सपा, एनसीपी, ममता बनर्जी की टीएमसी, राजद और मतलब ये उनका कांग्रेस पर उनका मतलब एक तरीके से प्रहार है। ये कहा है उन्होंने कि वो जो है वो आम आदमी पार्टी को ख़त्म करके एक छत्र राज करना चाहती है, यही विवाद का मुद्दा है। तो अब ये विवाद का मुद्दा, केसी त्यागी तो ये बता रहे हैं विवाद का मुद्दा क्या है, लेकिन उधर सम्राट चौधरी जो हैं उनका जो कहना है वो भी काफ़ी ज़्यादा गौर करने लायक है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि आरजेडी जो है, जो मतलब उसका इंडिया गठबंधन के लोग जो हैं वो सिर्फ अपने स्वार्थ में, और कोई गठबंधन का स्वार्थ नहीं, मतलब कोई उनका गठबंधन का स्वार्थ नहीं है, अपना राज, अपनी व्यवस्था, अपनी चिंता, यही जो है इंडिया गठबंधन का धर्म है। कांग्रेस पार्टी अपनी चिंता करती है, राजद अपनी चिंता करती है। अब ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार गवर्नर से मिलने गए हैं, इस पर सम्राट चौधरी की अभी तक प्रतिक्रिया नहीं आई है। बिल्कुल, बीजेपी की किसी नेता की प्रतिक्रिया भी किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। संजय झा को लेकर और कल जेडीयू ने जिस तरीके से नीतीश कुमार के अपने दोनों डिप्टी को भी लेकर नहीं गए हैं, अकेले के साथ बहुत से और लोग गए, अकेले मुलाकात की है, डिप्टी को साथ में लिए गए। और जाहिर सी बात है समीर जी कि अगर जब नीतीश कुमार इससे पहले भी जब गए थे गवर्नर से मिलने, जब इंडिया गठबंधन में थे, तब भी अपने डिप्टियों को साथ में नहीं ले गए थे। इंडिया गठबंधन वाले डिप्टी थे उनको साथ नहीं ले गए थे। अब जब गए मिलने के लिए तो बीजेपी वाले डिप्टी को साथ नहीं ले गए। तो ये जिस तरीके से नीतीश कुमार दांव चल रहे हैं, वो साफ संकेत मिल रहा है कि अब कोई बड़ा खेल जो है बिहार में होने वाला है। बिल्कुल बड़ा खेल होने वाला है। और ये जो खेल चल रहा है पिछले करीब 1 महीने से, नीतीश कुमार की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो लगातार ये संकेत दे रही थी कि वो पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं और कर चुके हैं, इस तरह के संकेत मिल रहे थे। उसको बहुत मजबूती मिली जब लालू प्रसाद यादव की तरफ से उनको खुला ऑफर दिया गया। हम लालू प्रसाद यादव के उस बयान को भी सुनवाएंगे जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश आते हैं तो
आए हम उनको ले लेंगे, जो गलती उन्होंने की उनकी सारी गलती माफ कर दी जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा मजबूती आज इस कदम से मिल रही है कि नीतीश कुमार अचानक चले जाते हैं राज्यपाल से मिलने के लिए, और ये पूरे घटनाक्रम ये दिखा रहे हैं कि पिछले साल जिस तरह से उन्होंने इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए गठबंधन का साथ पकड़ा था, तब भी यही सारी घटनाएं होती दिखाई पड़ रही थी, और अब एक बार फिर वो सारे घटनाक्रम उसी तरीके से बिल्कुल उसको फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। ये तो लालू यादव के उस बयान को भी सुनवाएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार अब राज्यपाल से मिलकर आए हैं। क्या उन्होंने बात की, क्या मकसद था, क्यों मिलने गए, क्या यही रहा जो पिछले एक महीने से वो जो कुछ तैयारी कर रहे थे, क्या उसकी सूचना देने गए थे, या फिर मंत्रिमंडल के विस्तार की बात कर रहे थे? अमलेंदु जी, मंत्रिमंडल के विस्तार की बात उतनी समझ में नहीं आती है। कुछ ही महीने रह गए हैं चुनाव के, इसी साल चुनाव होने हैं बिहार में। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार का क्या, हालांकि अभी वहां पर 6 सीटें शायद खाली हैं, 30 मंत्री हैं बिहार में, 6 मंत्री अभी और बन सकते हैं, उनकी जगह खाली है। लेकिन अब कुछ महीनों के लिए मंत्री बनाने का क्या तुक है? क्या उसके लिए इतना नीतीश कुमार अचानक सुबह पहुंच जाएंगे मिलने के लिए? यह भी मायने रखता है। लेकिन जो बड़ा संकेत तो यही मिल रहा है कि नीतीश कुमार पिछले एक महीने से जो तैयारियों में लगे हुए हैं, कुछ उसी से संबंधित ये मुलाकात हो सकती है। बिल्कुल समीर जी, ये मुलाकात उसी संबंध में कुछ है, और नीतीश कुमार के मन में कुछ चल रहा है, तो वो अपने गवर्नर से कुछ बात करने गए होंगे कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। और अगर समीर जी मंत्रिमंडल विस्तार की बात होती तो गवर्नर तो मंत्रिमंडल विस्तार थोड़ी करेगा। मंत्रिमंडल विस्तार करना है मुख्यमंत्री को, और वो तो सीधे सूची लेके जाएंगे, सूची लेके जाएंगे, सूची लेके उनको दे देंगे। भाई शपथ ग्रहण का अगर बात है, शपथ ग्रहण कब होगी तो वो तो बाद में भी तय हो जाएगा, कब होगी कब नहीं होगी। मंत्रिमंडल में विस्तार आपको करना, आप बता दीजिए कि किस किस को मंत्रिमंडल में विस्तार करना। ये चर्चा होनी चाहिए थी, तो ये चर्चा होनी चाहिए थी भारतीय जनता पार्टी के साथ, एलजेपी के साथ, जीतन राम मांझी की पार्टी के साथ, मतलब जो मंत्री बीजेपी के ही बनने, ज्यादा उनके बनने, तो जो घटक दल हैं उनके साथ भी चर्चा होनी चाहिए थी। तो घटक दलों से चर्चा ना करके नीतीश कुमार अगर मिलने पहुंच जा रहे हैं गवर्नर से, तो ये तो सीधे सीधे संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार कुछ गड़बड़ करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। बिल्कुल, नीतीश कुमार गड़बड़ करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? और ये पिछले एक महीने से कवायद चल रही है। कवायद तब से चल रही है जब से महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे आए हैं। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर देखा कि एकनाथ शिंदे के साथ क्या किया गया है। एकनाथ शिंदे जैसी ही स्थिति नीतीश कुमार की भी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी है, एकनाथ शिंदे भी थे, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में ज्यादा सीटें हासिल की, नीतीश कुमार को किनारे कर दिया गया। और नीतीश कुमार को आशंका रही हो, वो आशंका मजबूत कर दी बीजेपी के नेताओं ने, गृह मंत्री अमित शाह ने, और भारतीय जनता पार्टी के नीतीश कुमार के ही सहयोगी डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा ने। उन्होंने साफ ये कह दिया कि हम एनडीए के में मुख्यमंत्री कौन होगा ये चुनाव के बाद तय होगा। और उसके बाद से ही नीतीश कुमार को लगा कि अगर एनडीए जीत भी जाती है, हालांकि जीतने की संभावना कम ही दिखाई पड़ रही है, क्योंकि लगातार बीजेपी के साथ रहने पर नीतीश कुमार एंटी इनकम्बेंसी का उनको सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे वहां छाए हुए हैं, खासतौर से युवाओं के मुद्दे, उसको लेकर आशंकित है। इन सब के बीच अगर उनको यह लगा कि अगर जीत भी जाते हैं फिर भी मुख्यमंत्री उनको नहीं बनाएगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उनके सामने तत्काल एकनाथ शिंदे का उदाहरण साफ था। इसको देखते हुए फिर नीतीश कुमार ने अपने कदम आगे बढ़ाने शुरू किए, और वो लगा कि अब उसको कामयाबी मिल रही है जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं की हमदर्दी नीतीश दिखाई पड़ने लगी। और केवल कांग्रेस पार्टी के नहीं, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की भी, उन्होंने भी बीपीएससी के मुद्दे पर घेरा भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए सरकार को। नीतीश कुमार के लिए उन्होंने कहा कि वो दबाव में काम कर रहे हैं, बीजेपी नेताओं के, दिल्ली के दबाव में काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें ये बता रही थी कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ अपनी बातचीत पक्की कर चुके हैं। वो बातचीत पक्की कर चुके हैं, उसका बड़ा प्रमाण मिला जब लालू यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि नीतीश कुमार आते हैं तो उनका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीजें, इनके बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, अगर नीतीश कुमार ये बदलाव कर रहे हैं गठबंधन का, तो उसके पीछे एकनाथ शिंदे का उदाहरण और बीजेपी नेताओं की बयानबाजी, उससे उनको लग गया कि ये अब हमको एनडीए छोड़ने में ही भलाई है।
हाँ बिल्कुल, एनडीए छोड़ने में भलाई ये उनको समझ में आ गया। और समझिए जिस तरीके से जनता दल यू लगातार पोस्टर पे पोस्टर जारी कर रहा है और उन पोस्टर्स में भी कहीं मोदी नहीं है, कहीं अमित शाह नहीं है, गठबंधन का दूसरा कोई सहयोगी नहीं है, अकेले नीतीश कुमार हैं। और नारे क्या दिए जा रहे हैं, 2025 फिर से नीतीश। अभी कोई 3 मिनट पहले ही जनता दल यूनाइटेड ने एक पोस्टर जारी किया है, यानी नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद, हाँ मुलाकात के बाद ये किया है, 2025 फिर से नीतीश ये जारी किया है और दिया है कि किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति करने में शीर्ष पर बिहार जनता दल यूनाइटेड की तरफ से है। और नीतीश कुमार का बड़ा सा इसमें फोटो है और उसमें दिया गया है कि बिजली देने में देश के विकसित राज्यों गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र को बिहार ने पीछे छोड़ा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट ने की पुष्टि, बिहार के किसानों को सिंचाई के लिए 22 घंटे तक बिजली मिल रही है। ये सब करते हुए जो हैशटैग इस्तेमाल किए हैं अंग्रेजी और हिंदी दोनों में, उसमें जो है 2025 फिर से नीतीश, इसका इस्तेमाल किया गया है। और झगड़ा भारतीय जनता पार्टी से यही शुरू हुआ कि नीतीश कुमार कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह घोषणा करें सार्वजनिक तौर पर कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। लेकिन इसकी घोषणा ना तो नीतीश कुमार ना तो की गई अमित शाह की तरफ से और ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और इसीलिए नीतीश कुमार जो एनडीए की बैठक हुई थी 25 दिसंबर को, उसमें नहीं पहुंचे। और 29 दिसंबर को जब पहुंचे भी हैं दिल्ली, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार से मिले हैं और सूचना ये है कि कांग्रेस के कई नेताओं से उनकी वहाँ मुलाकात हुई है, गोपनीय मुलाकात हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का उनका कार्यक्रम तय था, लेकिन नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से बिना मिले हुए लौटकर पहुंच गए पटना। तो ये अब संकेत दे रहे हैं। तो आज जिस तरीके से वो जाकर मिले हैं गवर्नर से, ये काफी कुछ संकेत दे रहा है। तो ये काफी कुछ संकेत दे रहा है अमलेंदु जी। लेकिन एक बात ये इसमें एक है, चूंकि बिहार में अगर कोई बदलाव होता है, कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होता है जो नीतीश कुमार जिसको लगभग फाइनल कर चुके हैं, तो उसमें केंद्र सरकार का जाना तय है, क्योंकि उसके बाद जो परिस्थितियां बनेंगी वो केंद्र सरकार के लिए घातक होंगी। उसके पास 240 सीटें हैं, बहुमत जुटाना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को घोषित कर सकती है क्या मुख्यमंत्री उम्मीदवार एनडीए का? और अगर ऐसा कर सकती है तो क्या नीतीश कुमार अपना फैसला बदल सकते हैं? क्या लगता है? देखिए समीर जी, अब ये तो भारतीय जनता पार्टी क्यों करेगी इस तरह की घोषणा, जब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि उसने हरियाणा जीत लिया, उसने महाराष्ट्र जीत लिया, लग रहा है उसको इसी तरीके से हम बिहार भी जीत लेंगे। और नीतीश कुमार भी इस बात को समझ रहे हैं कि बीजेपी खेल क्या करना चाहती है। तो अगर ये घोषणा कर भी देगी, उसके बाद भी ये वो कर्म नहीं करेगी नीतीश कुमार के साथ, ये कैसे गारंटी मिले इसकी? तो नीतीश कुमार ये बात अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो करने वाली है, नीतीश कुमार उसकी पहले से काट निकाल कर चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को यह मौका ही नहीं मिले कि वो हरियाणा और महाराष्ट्र जैसा कोई खेल नीतीश कुमार के साथ बिहार में कर सके। इसीलिए नीतीश कुमार की बाबा पलटी मारने की खबरें आ रही हैं और वो जब पुष्ट होती चली जा रही हैं, वो इसीलिए सब चल रही है तैयारी कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा या महाराष्ट्र दोहराने की इजाजत बिहार में नहीं मिले। इसके लिए नीतीश कुमार की तरफ से सारी तैयारियां हो रही हैं समीर जी। बिल्कुल। और ये जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड के करीबियों के खिलाफ, करीबियों के हाँ, और लोक जनशक्ति पार्टी के करीबियों के यहाँ ईडी की छापेमारी हुई, चूंकि लोक जनशक्ति पार्टी भी जब से ये नई सरकार बनी है, अल्पमत जिसमें भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में है, उस सरकार के बनने के बाद से लोक जनशक्ति पार्टी भी काफी हमलावर है अपनी ही सरकार के खिलाफ। और उनके चिराग पासवान के करीबी के यहाँ भी छापेमारी हुई है। इन सारी चीजों को देखते हुए अब घटक दलों को भी ये पता है कि ये छापेमारी की जो कार्रवाइयां हो रही हैं, उनके पीछे इन्हीं छोटी जो क्षेत्रीय दल हैं उनका समर्थन है। तो अब वो भी मन बना चुके हैं कि इस तरह की कार्रवाइयों की अगर धमकी दे रही है केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार को उस धमकी देने की स्थिति में ही न रखा जाए अगर वो अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। तो यही बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार अगर समर्थन वापस लेते हैं तो लोक जनशक्ति पार्टी का उससे अलग होना तय है। और लोक जनशक्ति पार्टी अगर अलग होती है तो एकनाथ शिंदे की पार्टी और फिर तेलुगु देशम पार्टी, यानी भारतीय जनता पार्टी एनडीए में अल्पमत में आ जाएगी और सरकार का गिरना तय है। लोक जनशक्ति पार्टी क्यों ऐसा करेगी, इसके संकेत एक तो ईडी की छापेमारी जो हुई, हुलास पांडे के यहाँ चिराग पासवान के बहुत करीबी हैं, और दूसरी बात ये कि चिराग पासवान की तेजस्वी यादव से मुलाकातें हो रही हैं इस बीच, और जो दूरियां थीं चिराग पासवान और नीतीश कुमार की, वो दूरियां भी कम होती दिखाई पड़ रही हैं। तो ये सारे समीकरण ये बता रहे हैं कि एनडीए गठबंधन से नीतीश कुमार का अलग होना तय है और इंडिया गठबंधन में जाना तय है।
अमलेंदु। हाँ बिल्कुल समीर जी, ये बिल्कुल एकदम साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये तय है। और जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि हुलास पांडे के घर पर जिस तरीके से ईडी की छापेमारी हुई, नीतीश कुमार के नज़दीकी आईएएस अफसर संजीव हंस के ऊपर ईडी की छापेमारी हुई, उनकी संपत्तियां कुछ अटैच की गई, तो ये सारी संकेत जो है इसने और नीतीश कुमार और चिराग पासवान को और पास में ला दिया। दूसरा, चिराग पासवान भुगत चुके हैं पहले ही। नीतीश कुमार के साथ भी भारतीय जनता पार्टी 2 बार ये खेल करने वाली थी, एक बार जीतनराम मांझी के जरिए, दूसरी बार आरसीपी सिंह के जरिए, लेकिन नीतीश कुमार ने दोनों बार जो था वो चीजें संभाल ली। इस शह और मात के खेल में नीतीश कुमार ही भारी पड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, इसमें लगातार भारी पड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। और अभी भी जो खेल शुरू हुआ है समीर जी, वो खबरें ये आना शुरू हुई कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के सांसद तोड़ सकती है। महाराष्ट्र चुनाव के बाद जो थी ये खबरें बहुत तेजी से आई, जैसे ये खबरें आना शुरू हुई तभी नीतीश कुमार सक्रिय हो गए और तुरंत नीतीश कुमार ने डैमेज कंट्रोल किया और उल्टा दांव भारतीय जनता पार्टी में चल दिया। अब खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता नीतीश कुमार के संपर्क में हैं। यहां तक चर्चा है कि वो जो सम्राट चौधरी हैं वो भी नीतीश कुमार के संपर्क में हैं। विदेश से आते ही संजय झा सम्राट चौधरी से जाकर मिले थे, आपको याद होगा। और ये अब कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी जो है बीजेपी को तोड़ देंगे, इस तरह की खबरें भी चल रही हैं। अभी सम्राट चौधरी तो लालू यादव के बहुत करीबी माने जाते हैं। लालू यादव के बहुत करीबी माने जाते हैं। और जो उनके पिता शकुनी चौधरी, उनका अभी जब जन्मदिन था, उस जन्मदिन के अवसर पर जो तेजस्वी यादव ने, मीसा भारती ने और राष्ट्रीय जनता दल ने, तमाम लोगों ने जो उनको जन्मदिन की बधाइयां दी, उस जन्मदिन की बधाइयों के साथ उनका एक पुराना वीडियो था वो ट्वीट किया, जिसमें जनता दल यू के नेता के तौर पर शकुनी चौधरी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को गरियाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कि भाई ये क्रांतिकारी नेता हैं, मोदी जी को गरिया रहे हैं और बीजेपी को गरिया रहे हैं शकुनी चौधरी। तो ये एक तरीके से संकेत जो है वो मिलना बहुत कुछ शुरू हो गए समीर जी। देखो, संकेत मिलना शुरू हो चुके हैं और इन संकेतों के पीछे कुछ घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। जिस तरह से बीजेपी के नेताओं के बयान आए कि उनकी मंशा जाहिर हो गई कि वो बिहार में बीजेपी की अकेले सरकार चाहते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र की जो घटना थी वो सामने थी। तीसरी बात यह कि ये आशंकाएं कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के सांसदों को तोड़ सकती है, ये सारी चीजें, ये सारे कारण दिखाई पड़ रहे थे, जिसकी वजह से नीतीश कुमार ने शतरंज में अपनी चालें शुरू की। और जब वो अपनी चालें शुरू करने लगे तो फिर उसकी काट भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिखाई नहीं पड़ रही है। और नीतीश कुमार ने मौका अच्छा ढूंढा अमित शाह के उस बयान के बाद जो उन्होंने राज्यसभा में दिया था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर, क्योंकि उस पर साथ नहीं देना है, ये तो कई घटक दलों ने साफ कर दिया है। और उस पर अमित शाह को लेकर ये जो नाराजगी है विपक्षी दलों की, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों की भी नाराजगी है और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम सांसद इस मुद्दे पर नाराज हैं, गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर। तो ये एक अच्छा मौका देखा नीतीश कुमार ने और उन्होंने ये सोचा होगा कि जब हम निकलेंगे तो ये सारी चीजें बताएंगे और सबसे बड़ा कारण बताएंगे गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान को, और साथ में ये भी कहेंगे कि उन पर दबाव था कि इस बयान का वो समर्थन करें। और शायद बैठक जो अभी 25 दिसंबर को बुलाई गई थी, बुलाई भी इसीलिए गई थी। तो उनके पास इस समय मौका भी है और वजह भी है, बहुत सारे चीजें हैं। और दूसरी बात यह कि दूसरे गठबंधन में उनके लिए रास्ता भी साफ हो रखा है। हाँ बिल्कुल, दूसरे गठबंधन में उनके लिए रास्ता साफ हो रखा है। और दूसरी तरफ से लालू प्रसाद यादव तो खुला ऑफर दे चुके हैं कि भाई आइए आप काम कीजिए, और कहा कि भाई वही बाबा भाग जाते हैं, हमने तो उनको थोड़ी भगाया है, तो आएंगे तो दरवाजा खुला है। फिर उनसे ये भी पूछा गया कि आप माफ कर दें, उनका हम माफ कर देंगे। तो यहाँ तो पूरी तैयारी है। और इधर जिस तरीके से आपने जिक्र किया समीर जी की बीपीएससी परीक्षा को लेकर जो प्रियंका गांधी का ट्वीट रहा, जो मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट रहा, जो राहुल गांधी का ट्वीट रहा, सबने एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार पर हमला बोला, किसी ने भी नीतीश कुमार पर हमला नहीं बोला। और रही सही कसर जो एक तरीके से कही जा सकती है संकेतों की जो है, वो कल जेपीसी की बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन पर जनता दल यू की तरफ से उस पर सवाल उठाकर पूरी कर दी गई। यानी अब किसी को अगर कोई डॉट्स मिलाने में दिक्कत आ रही हो तो उसके लिए तो फिर हम क्या कह सकते हैं समीर जी। लेकिन ये सारी चीज़ें इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार अपनी लाइन तैयार कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई नजर आ रही है और अपने मीडिया के जरिए जो है भारतीय जनता पार्टी दूसरे नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि इंडिया गठबंधन टूट गया और शरद पवार दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो ये संकेत देने की कोशिश की अगर नीतीश कुमार चले भी जाएंगे तो हमारे पास जो सरकार गिरेगी नहीं। ये असल में प्रशासन को एक जो है संदेश देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है, ताकि दिल्ली के चुनाव में गड़बड़ी कराई जा सके।
ये है मसला। अच्छा, एक चीज और भी है अमलेंदु जी, जिस तरह से बीपीएससी के छात्रों के आंदोलन में प्रशांत किशोर की एंट्री होती है, जनसुराज पार्टी के नेता, उन पर आरोप लगे कि ये भारतीय जनता पार्टी के शह से या उसके समर्थन से ये वहां आमरण अनशन कर रहे हैं, छात्रों को भड़का रहे हैं, जो भी बातें आई सामने, उनको लेकर भी नीतीश कुमार को आशंका हुई कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से छवि खराब करना चाह रही है, और सरकार चूंकि नेतृत्व तो उनके हाथ में है, सरकार का, वो मुख्यमंत्री हैं, तो जो कुछ भी होता है, गड़बड़ होता है, उसकी जिम्मेदारी उनके पास आएगी। तो इस वजह ने भी काफी ज्यादा इसको जो नीतीश कुमार फैसला लेने वाले हैं उसको बढ़ाने में मदद की होगी। हाँ बिल्कुल समझिए, नीतीश कुमार को फैसला लेने में मदद मिली, और जिस तरीके से प्रशांत किशोर वहाँ डटे और प्रशांत किशोर ने वहाँ नेता बनने की कोशिश की, तो नीतीश कुमार की समझ में आ गया कि चूंकि, अच्छा नीतीश कुमार तो जानते हैं प्रशांत किशोर को अच्छे से, चूंकि वो खुद ही कह चुके हैं कि भाई अमित शाह ने इसको जो था बनवाया था, कुछ नहीं है, जाने क्या क्या बातें वो सब पहले कह चुके हैं, उनकी पार्टी में शामिल कराया था, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनवाया था। तो यही सवाल जो है वो जिस तरीके से देखा उन्होंने कि कूद रहे हैं, और प्रशांत किशोर की वजह से ही सम्राट चौधरी भी समझिए भारतीय जनता पार्टी से कन्नी काटने की तैयारी में है। इस तरीके की खबरें भी चल रही हैं। तो अब सम्राट चौधरी के मन की बात क्या है वो तो सम्राट चौधरी जाने क्या मन की बात है, लेकिन प्रशांत किशोर की एंट्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने लाया तो इसलिए था कि वो तेजस्वी को नुकसान पहुंचाएंगे, जो एंटी बीजेपी वोट है या एंटी नीतीश वोट है उसमें सेंधमारी करेंगे तो नुकसान इंडिया गठबंधन को होगा, महागठबंधन को होगा। लेकिन इससे अब नुकसान जो भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ नजर आ रहा है, चूंकि बीजेपी के नेता भी सतर्क हो गए हैं कि ये चाहते तो नरेंद्र मोदी के, कल को भारतीय जनता पार्टी की अगर कोई स्थिति बनती भी है तो नंबर फिर प्रशांत किशोर का लग जाएगा। तो अब ये चीजें बीजेपी के अंदर भी वहां शुरू हो गई हैं। तो नीतीश कुमार जो अपने दांव चल रहे हैं समीर जी, वो साफ साफ ही संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी को उसके ही दांव से चित्त करने वाले हैं, और भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पा रही है कि उसको नीतीश कुमार से किस तरीके से निपटना है। क्योंकि नीतीश कुमार कोई भी ऐसा लूपहोल छोड़ के नहीं जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहां घुसने की कोई प्रयास करे और भारतीय जनता पार्टी वहां घुस सके। ये सारी चीजें जो अब दिखाई पड़ रही हैं वो साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है कि नीतीश कुमार अब कोई बड़ा खेल करने की तैयारी में है। कल जिस तरीके से जेडीयू ने वन नेशन वन इलेक्शन की बैठक में आपत्ति जताई सरकार के ड्राफ्ट को लेकर, और आज सुबह बिना किसी कार्यक्रम के नीतीश कुमार मिलने पहुंच गए गवर्नर से, और इसी के साथ साथ जो आज नीरज कुमार जो उसके मुख्य प्रवक्ता हैं जेडीयू के, उनकी 9:30 बजे जो प्रेस वार्ता होनी थी और सोशल मीडिया संवाद होना था, नीतीश कुमार का गवर्नर से मिलने के कार्यक्रम की घोषणा मतलब जाते ही वो उनका 9:30 बजे का कार्यक्रम जो था वो रद्द कर दिया गया। ये सारे संकेत एक तरफ से मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार कोई बहुत बड़ा खेल बिहार में कर चुके हैं, सिर्फ उसकी घोषणा बाकी रह गई। जी बिल्कुल, संकेत लगातार मिल रहे हैं। नीतीश कुमार जिस तरह से बीजेपी के नेताओं से दूरी बनाए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से कार्यक्रम के बावजूद नहीं मिल रहे हैं, दिल्ली जाकर भी नहीं मिल रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं से उनकी गुपचुप बैठकें हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं। आरजेडी नेता की तरफ से, आरजेडी के शीर्ष नेता लालू प्रसाद यादव की तरफ से उनको खुला ऑफर मिल रहा है कि आप इंडिया गठबंधन में आइए। तो संकेत तो इन सारी चीजों से मिल ही रहे थे, और अब जिस तरह से अचानक नीतीश कुमार पहुंचे हैं गवर्नर के यहां, राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं, 15 मिनट तक उनसे बातचीत की है, उससे ये कयास अब पुष्ट होते जा रहे हैं। अभी तक जो अनुमान लगाए जा रहे थे अब वो साफ दिखाई पड़ रहे हैं कि बिल्कुल नीतीश कुमार जो जिस राजनीतिक बदलाव की कोशिश कर रहे थे उसको अंजाम दिया जा चुका है। उसकी घोषणा कब होती है कब नहीं होती है देखने की बात है। और लगातार जिस तरह से अभी जो अमलेंदु जी ने कहा कि जेपीसी की बैठक में जनता दल यूनाइटेड का जो स्टैंड रहा, विपक्ष के साथ खड़ी है, जबकि सरकार में वो एनडीए के साथ है, लेकिन उसका स्टैंड जो है वो विपक्षी नेताओं से मिलता जुलता है। वही स्टैंड है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो विपक्ष का है। तो इस मुद्दे पर जिस तरह से उन्होंने आंख दिखाई है भारतीय जनता पार्टी को, यह साफ कर दिया है कि इस पर हमारा समर्थन नहीं है। वक्फ संशोधन विधेयक पर साफ कर दिया था कि इस पर हमारा समर्थन नहीं है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर साफ कर दिया जनता दल यूनाइटेड ने कि उसका सरकार को समर्थन नहीं है। अमित शाह ने जो बयान दिया राज्यसभा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर, उस पर भी साफ कर दिया कि इस पर हमारा स्टैंड आपसे मिलता जुलता नहीं है। नीतीश कुमार तो उस बैठक में गए ही नहीं। अमित शाह को पटना में अपना कार्यक्रम इसलिए रद्द करना पड़ा ताकि नीतीश कुमार से अगर उनसे मिलने नहीं आते हैं, नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं होती है, तो इसका संदेश बहुत गलत जाएगा। लेकिन संदेश जो जाना था वो जा चुका, और नीतीश कुमार जो फैसला लेने वाले थे अब साफ तौर पर दिख रहा है कि वो फैसला लिया जा चुका है। गवर्नर से बैठक
गवर्नर से मुलाकात नीतीश कुमार की, यह साफ बता रही है कि जिस बदलाव की कोशिश में नीतीश कुमार लगे हुए थे, वो बदलाव, उसकी कोशिश वो पूरी हो चुकी है और अब यह समय की बात है कि कब वो इसकी घोषणा करते हैं। तो बहुत देखने वाली इसमें बात है, लेकिन लगातार जो बीपीएससी के छात्रों के आंदोलन में इंडिया गठबंधन के नेताओं का जो सॉफ्ट कॉर्नर नीतीश कुमार के प्रति दिखाई पड़ रहा था, उससे यह साफ हो गया कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में अगर जाते हैं तो उनके लिए दरवाजे खुले हैं। हालांकि बाद में लालू यादव ने उसको साफ ही कर दिया कि दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं। हाँ, बिल्कुल दरवाजे खुले हुए हैं, ये एकदम साफ है। और नीतीश कुमार भी उन दरवाजों का इंतजार कर रहे थे खुले हों, बस केवल घोषणा बाकी रह गई। नीतीश कुमार भी जो है वो क्विट आउट करने का एनडीए से प्लान पूरा तैयार कर चुके हैं। और ये सारे समीकरण जो हैं और सारे जो घटनाक्रम है समीर जी, ये इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार कोई बहुत बड़ी तैयारी जो है वो कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी को जोर का झटका धीरे से देने की तैयारी नीतीश कुमार ने कर ली है। और हम फिर याद दिलाना चाहेंगे कि जब इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार हुआ करते थे, तब भी वो जब गवर्नर से मिलने गए तो चर्चाएं हुई, बहुत शुरू हो गई थी। उसके बाद फिर लौट के आ गए तो बताया गया उस समय भी कि साहब मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा करने के लिए गए हैं। लेकिन उसके बाद जब दोबारा गए तो मालूम पड़ा कि जेब में 2 पत्र लेके गए, एक इस्तीफे का, दूसरा नया मुख्यमंत्री चुने जाने का। तो नीतीश कुमार ऐसा ही करते हैं, पहले जाकर के ये बनाते हैं कि लोग इसमें लग जाएं कि अरे ये तो मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा करने गए हैं, और दोबारा जब जाते हैं तब वो जाकर इस्तीफा देते हैं और दूसरा अपना समर्थन का पत्र पेश कर देते हैं। और 18 तारीख को समीर जी लालू यादव ने राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है पटना में, और 18 जनवरी को ही राहुल गांधी एक वहाँ सम्मेलन में जा रहे हैं। यानी राहुल गांधी भी 18 को होंगे पटना में, लालू यादव भी होंगे, पूरी पार्टी भी वहाँ होगी, और नीतीश कुमार भी दिल्ली में वहाँ पटना में होंगे। तो हो सकता है 18 तारीख को ही कोई बड़ा खेल हो जाए, उसकी घोषणा हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि राहुल गांधी जिस संविधान बचाओ सम्मेलन या संविधान हक सम्मेलन जो भी है जिसमें जा रहे हैं, नीतीश कुमार उसमें उसी में उपस्थित हो जाए, अचानक से पहुँच जाएँ, तो ये उनके लिए मुफीद भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आज नीतीश कुमार ने चर्चाओं को बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया है, जैसे वो गवर्नर से जाकर मिले हैं समीर जी। बिल्कुल, उन चर्चाओं को, जो चर्चाएं चल रही थी, जो संभावनाएं जताई जा रही थी, उसको एक मजबूती दी है नीतीश कुमार ने आज गवर्नर से मुलाकात करके। और जो जिस तरह से हालांकि कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार की भी बात कर सकते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार अब 2-4 महीने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार कोई बहुत लॉजिकल नहीं दिखाई पड़ रहा है। और नीतीश कुमार पिछले 1 महीने से जिस तरह से राजनीतिक गतिविधियां उनकी देखी जा रही हैं, उसको देखते हुए वो मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे, इसकी संभावना भी अमलेंदु जी कम ही दिखाई पड़ रही है। नहीं, और अगर मंत्रिमंडल विस्तार के लिए गए हैं, मंत्रिमंडल विस्तार का इतना जोर पड़ रहा है, तो फिर ये मंत्रिमंडल विस्तार का जोर डाल कौन रहा है? जी, तो ये और शंकाएं जो उत्पन्न हो जाती हैं कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार के लिए नीतीश कुमार गवर्नर से मिलने पहुंच गए हैं, इसका मतलब कि उनकी पार्टी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो जिनको उनको शक होगा उनको मंत्री बनाएंगे वो, या बीजेपी में नीतीश कुमार सेंध लगाने जा रहे हैं, तो वो मंत्रिमंडल, तो अभी मंत्रिमंडल विस्तार की आवश्यकता क्या है? और खरमास चल रहा है। इस खरमास में नीतीश कुमार जो कुछ फैसले जो है इस तरीके से करते ही नहीं है। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि जो भी फैसला लेंगे 14 जनवरी के बाद लेंगे। तो 14 जनवरी से पहले भारतीय जनता पार्टी का कौन सा विधायक मंत्री बनने को तैयार है, जाए उसका नाम बता दिया जाए। जी, तो ये जो, इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार की कोई बात ही नहीं है, वो सीधा सीधा समीकरण सेट करने गए हैं कि किस तरीके से उनको क्विट करना है, गवर्नर की उसमें क्या भूमिका होगी। उनके पुराने मित्र हैं गवर्नर, तो सारी चीज़ें सेट करने गए होंगे। ये हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है, जो हो सकता है कि चीज़ें हैं उनमें, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं समीर जी, वो साफ तौर पर संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार बड़ी तैयारी अब कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी पटना से लेकर दिल्ली तक अब हिलती हुई नजर आ रही है, हिलती हुई नजर आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सबसे बड़ा संकट होगा, अगर नीतीश कुमार ये जो जिस कदम को की बात हो रही है, अगर वो कदम उठा रहे हैं, अगर वो फैसला ले रहे हैं कि केंद्र की बीजेपी सरकार, जो एनडीए सरकार है बीजेपी के नेतृत्व वाली, उस पर बड़ा खतरा आ सकता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 293 सांसद हैं, यानी महज 20-21 सांसदों का बहुमत उसके पास है। नीतीश कुमार, लोक जनशक्ति पार्टी और एकनाथ शिंदे के साथ अगर तेलुगु देशम पार्टी भी अलग हो जाती है, तो सरकार का बचना मुश्किल हो जाएगा। और इसके संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। नीतीश कुमार से गठबंधन के घटक दलों की जो नजदीकियां हैं, और जो उस तरह से जब से नीतीश कुमार लगातार बीजेपी से दूरी बना रहे हैं, तो नई जो
गठबंधन के घटक दल है जो अभी तक बीजेपी के खिलाफ नहीं जा रहे थे, वो भी लगातार बीजेपी के खिलाफ जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बड़ा उदाहरण अमलेंदु जी इसका उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन के घटक दल है उनके पास सांसदों की संख्या उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन मायने रखती है उनकी भी जो दूरियां दिखाई पड़ रही हैं वो इस संदर्भ में मायने रखती हैं कि अगर बड़े घटक दल अलग हो जाते हैं तो छोटे घटक दलों को अलग होने में बहुत देर नहीं लगेगी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस बात से हैरान है, परेशान है। हाँ बिल्कुल समीर जी, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो परेशान है क्योंकि उनकी दिलचस्पी बिहार में कम और केंद्र की सरकार बचाने की ज़्यादा है। और वो जो बिहार में भी जो सब करना जा रहे थे तो वो इसीलिए करने जा रहे थे, जो चर्चाएं चल रही की तोड़फोड़ करना चाहते थे ताकि दिल्ली में उनकी सरकार जो है वो स्थिर रहे और दिल्ली में जो है वो अपना 272 का आंकड़ा अपने दम पर पार कर लें। लेकिन जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन पर ही समीर जी भारतीय जनता पार्टी की संसद में पोल खुली और उसमें जो मतदान हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी के ही 20 सांसद जो थे वो गायब रहे। तो नीतीश कुमार ये समझ चुके हैं अच्छी तरीके से कि चीजें मोदी जी के पक्ष में बीजेपी के अंदर भी नहीं है। तो बीजेपी की तरफ से जो प्रयास किए गए, जैसी खबरें आई कि बीजेपी की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि उनके सांसद तोड़े जाएं नीतीश कुमार के, नीतीश कुमार उससे फिर सक्रिय हो गए और नीतीश कुमार ने उल्टा दांव अब चल दिया कि बीजेपी अब अपने को खुद को बचाए। तो बीजेपी के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ा संकट ये है कि वो अपनी दिल्ली की सरकार किस तरीके से बचाएं। नीतीश कुमार को अस्थिर करने की सोचना भारतीय जनता पार्टी के अब बस में नहीं रहा है। नीतीश कुमार ने इसके साफ संकेत दे दिए। नीतीश कुमार जब कोई खेल करेंगे तो उसका सीधा सीधा प्रभाव बिहार में तो होगा ही, लेकिन सीधा सीधा प्रभाव उसका नरेंद्र मोदी की सरकार पर भी पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। जी बिल्कुल, वो चाहे सहयोगियों पर या विरोधियों पर प्रहार कर रहे हैं, लेकिन प्रहार में वो इसी तरह से उनके ऊपर वो भारी पड़ता दिखाई पड़ रहा है। चाहे शीश महल का मामला हम लोग देख लें कि शीश महल पर भी आम आदमी पार्टी पर प्रहार करने की कोशिश की और राजमहल उनके ऊपर बड़े प्रहार के रूप में आ गया। और यहां जिस तरह से नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बनाने की तैयारी की जा रही थी, अब नीतीश कुमार ऐसा खेल खेल रहे हैं कि केंद्र की सरकार ही उससे डगमगाने वाली है। क्या होता है कि इसको देखने वाली बात है, लेकिन इन सारी राजनीतिक परिस्थितियों के बीच, राजनीतिक घटनाक्रम के बीच जिस तरह से नीतीश कुमार ने आज गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की है, उसके मायने दूर तक निकाले जा रहे हैं। बहुत कुछ होने की संभावना दिखाई पड़ रही है और इन संभावनाओं को मजबूती मिली है आज जब नीतीश कुमार ने मुलाकात की गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान से। क्या होता है, मुलाकात में क्या बातें निकल कर आई अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन इन सब पर बनी है हमारी नजर। लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ, हमारे तमाम नियमित कार्यक्रमों के साथ और हमारे खबरों और विश्लेषण के साथ। अब समीर आत्मज मिश्र और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।